नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं। दोनों ही सच्ची और दिल दहला देने वाली हैं। इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। आज की पहली कहानी महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले की है। ये बात 2025 की है। बुल्ढाणा जिले के खामगांव शहर के बाईपास इलाके में जुगनू नाम का एक होटल है। 23 सितंबर रात के लगभग 8 बज रहे होंगे। होटल का मैनेजर सातव डब्बा लेकर होटल पहुंचा। लॉबी में पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक लड़का जमीन पर पड़ा था। पास जाकर देखा तो पता चला कि कुछ समय पहले कमरे नंबर 104 को किराए पर लेने वाला वही लड़का खून से लथपथ पड़ा था। यह देख सातव डर गए। उन्हें याद आया कि उसके साथ एक लड़की भी आई थी। तुरंत कमरे में जाकर देखा तो वह लड़की भी वहीं मृत पड़ी थी। उसके पूरे शरीर पर धारदार हथियार के वार किए गए थे और वह खून में लथपथ थी। होटल में पड़े दोनों शवों को देखकर सातव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत इस बात की सूचना मालिक को दी। मालिक ने तुरंत शिवाजीनगर पुलिस को सूचना दी। घटना की गंभीरता देख थानेदार सुरेंद्र अहेरकर ने वरिष्ठ अधिकारियों को बताकर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। होटल के कमरा नंबर 104 के सामने युवक खून में लथपथ पड़ा था और कमरे में पलंग के पास लड़की भी खून में लथपथ पड़ी थी। कमरे में खून की बदबू फैली थी। पास ही एक धारदार लोहे का चाकू पड़ा था। युवक की छाती पर 5 जगह चोटें थीं, जबकि लड़की पर लगभग 15 जगह चाकू के वार थे। कमरे में 2 बैग भी पड़े थे। होटल के रिसेप्शन पर पुलिस ने रजिस्टर चेक किया। रजिस्टर और आधार कार्ड की मदद से पुलिस को पता चला कि मृतक युवक साखरखेड़ा का साहिल राजपूत है। पुलिस ने तुरंत उसके परिवार से संपर्क किया। लड़की का नाम रजिस्टर में पायल पवार लिखा था, लेकिन आधार कार्ड पर उसका चेहरा मैच नहीं कर रहा था। पुलिस को यहीं से शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। फर्जी आधार कार्ड दिखाकर होटल का कमरा बुक कराया गया था। जब पुलिस ने कमरे में रखे बैग की तलाशी ली तो उसमें मिले कागजों से साफ हो गया कि लड़की का असली नाम काव्या खरात है, न कि पायल पवार जैसा रजिस्टर में लिखा था। इसके बाद पुलिस को पता चला कि वह लड़की साखरखेड़ा से 7 किलोमीटर दूर के एक गांव की है और उसके परिवार को बुलाया गया। होटल जुगनू में डबल मर्डर की खबर फैलते ही लोग वहां इकट्ठा होने लगे और होटल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। जब पुलिस ने रजिस्टर चेक किया तो पता चला कि दोनों पहले भी इसी होटल में 8 बार आ चुके थे। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल और होटल के आसपास की सभी चीजों की अच्छी तरह जांच शुरू कर दी। कमरे में पड़े बैग, चाकू और बाकी सामान को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। होटल के कर्मचारियों और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। साथ ही पुलिस ने साहिल और काव्या के दोस्तों, रिश्तेदारों और कॉलेज में उनके सहपाठियों से भी बात की ताकि ये समझा जा सके कि ये घटना अचानक हुई या इसके पीछे कुछ और वजह थी। जब पुलिस ने दोनों के बारे में जानकारी जुटाई तो उनके जीवन की एक पूरी कहानी सामने आ गई। साखरखेड़ा गांव में साहिल दीपक सिंह नाम का 28 साल का राजपूत लड़का रहता था। घर में उसकी माँ, बाप, 2 शादीशुदा बहनें और एक छोटा भाई थे। उनके पास करीब 5 एकड़ जमीन थी, जिससे घर का खर्च चलता था। साहिल ने 12वीं तक पढ़ाई की थी और ट्रैक्टर चलाता था। बचपन से ही मेहनती था, इसलिए जल्दी ही पैसे कमाने लगा। पैसे हाथ में आने के बाद उसके बोलचाल में थोड़ा घमंड आने लगा। जवान उम्र थी तो दिल में प्यार मोहब्बत वाले ख्याल भी आने लगे। अब उसे लगने लगा कि कोई लड़की उसके साथ हो, जिससे वो बातें कर सके, दोस्ती कर सके या शायद प्यार भी। बुल्ढाणा के साखरखेड़ा गांव से करीब 7 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। वहां काव्या नाम की 22 साल की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके घर में पिता, छोटी माँ और भाई रहते थे, जो थोड़ी बहुत खेती थी और रोजमर्रा की रोजी रोटी चलाने के लिए उतनी ही कमाई होती थी। उनका परिवार गरीब था। काव्या बचपन से ही स्कूल में होशियार थी। उसके माता पिता को उम्मीद थी कि पढ़ाई करके वह अपने नाम का काम कर सकेगी। 10वीं में काव्या ने 90% से ज्यादा नंबर लाए। इससे उसके माता पिता की उम्मीदें और भी बढ़ गईं। उसके अच्छे नंबरों और मेहनत की वजह से गांव वाले भी उसकी सराहना करने लगे। काव्या कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती थी। मन में यह सपना था, लेकिन घर में बस 2 एकड़ खेत थे। पढ़ाई के लिए पैसे कहां से आएंगे, यह बड़ा सवाल था। इसलिए उसने पहले सरकारी तंत्र निकेतन खामगांव में एडमिशन लिया। अब वह खामगांव के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के 3रे वर्ष में पढ़ रही थी। करीब 2 साल पहले साहिल ने काव्या को देखा और उससे प्यार करने लगा। धीरे धीरे वह उसके पीछे पीछे घूमने लगा।
साहिल दिखने में स्मार्ट और कमाने वाला था, इसलिए बाकी लड़कों की तुलना में उसका अंदाज अलग था। उसने काव्या से दोस्ती की और उसे अपने बारे में कई बातें बताईं। काव्या को भी वह अच्छा लगने लगा। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन दोनों को इसका एहसास ही नहीं हुआ। अब उनकी मुलाकातें और करीबियां बढ़ने लगी थीं। काव्या का लक्ष्य कंप्यूटर इंजीनियर बनना था और वो उसी पर ध्यान दे रही थी। दूसरी तरफ साहिल ट्रैक्टर पर काम कर रहा था। पढ़ाई लिखाई से उसका कोई लेना देना नहीं था। वो दिन भर काम करता और आराम से घूमता रहता। इसी वजह से उसके खाली दिमाग में अनचाहे ख्याल आ रहे थे। वो प्यार के बहाने उससे तरह तरह की मांगें करने लगा था। प्यार के चक्कर में वो उसकी मांगों के आगे झुक तो गई, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वो गलती कर रही है। उनके रिश्ते को 2 साल हो चुके थे, लेकिन अब दोनों के बीच प्यार से ज्यादा लड़ाई और नाराजगी बढ़ने लगी थी। दोनों की पढ़ाई लिखाई और सोच में बहुत अंतर था। छोटी छोटी बातों पर साहिल तुरंत गुस्सा हो जाता था। काव्या ने जल्दी ही उसकी यह आदत पहचान ली थी, इसलिए वह धीरे धीरे उससे दूर रहने लगी और इसी बात पर साहिल को गुस्सा आ रहा था। काव्या शायद उसे टाल रही थी या फिर उसके मन में कुछ शक था, इसलिए साहिल बार बार उसे कॉल करता रहता था। 23 तारीख को उसने काव्या को कॉल किया और कहा कि आज मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। उस दिन उन्होंने 4 बार बात की थी। साहिल ने आज का दिन तय कर लिया था और मन में ठान लिया कि आज सब कुछ निपटाना है। इसके लिए वह धारदार चाकू भी लेकर खामागांव की ओर दुचाकी पर निकला। उस दिन उसके मन में कुछ अलग ही था। शाम के करीब 5 बजे उसने काव्या को कॉल किया। काव्या कॉलेज से अपने रूम में गई थी। सारे काम निपटाकर वह बाहर निकली। फिर साहिल के कहे अनुसार वह होटल जुगनू के पास पहुंची, जहां साहिल पहले से ही उसकी राह देख रहा था। काव्या को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आज की शाम उसके लिए आखिरी साबित होने वाली है। फिर भी वह साहिल के साथ चली आई। वह उसे लेकर जुगनू होटल पहुंचा। होटल में चेक इन करने के बाद उन्हें 104 नंबर का कमरा मिला। दोनों कमरे में गए। इस बीच होटल का मैनेजर डब्बा लेने के लिए बाहर गया। कमरे में किसी बात को लेकर साहिल और काव्या के बीच छोटी सी बहस हुई, जो देखते देखते बहुत बड़ी हो गई। पहले से तैयार साहिल ने अपनी बैग से चाकू निकाल लिया और काव्या की ओर बढ़ा और उस पर हमला कर दिया। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन साहिल इतना गुस्से में था कि काव्या कुछ नहीं कर पाई। कुछ समय बाद काव्या की मौत हो गई। जब उसे पता चला कि उसके हाथों काव्या की मौत हो गई, तो साहिल ने उसी चाकू से खुद को भी मार लिया। वह बुरी तरह जख्मी हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। दर्द से कराहता हुआ वह मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। खून से लथपथ होकर वह कमरे से बाहर आया, लेकिन होटल में कोई भी नहीं था। कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। कुछ देर तक तड़पते हुए वह लॉबी में गिरा और वहीं उसकी जान चली गई। जब पुलिस ने जांच की तो साफ लग रहा था कि काव्या को कमरे में साहिल ने ही मार दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी 3 घंटे तक देखा, लेकिन किसी और को आते या जाते नहीं देखा। कमरे में दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। इसी वजह से पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि यह काम साहिल ने ही किया। लोग कह रहे थे कि यह प्यार का मामला था। पुलिस ने कमरे का पंचनामा बनाया और दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए खामगांव अस्पताल ले गई। थोड़े ही समय में दोनों के परिजन अस्पताल पहुंच गए। उनका रोना देखकर सबका दिल दहल गया। होटल मैनेजर विशाल भगवान सातव की शिकायत पर शिवाजी नगर पुलिस ने साहिल दीपक सिंह राजपूत उर्फ सोनू के खिलाफ लड़की की हत्या का केस दर्ज किया। घटना का मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन आरोपी मर चुका है, इसलिए अब केस की जांच साक्ष्यों और परिवार गवाहों के बयान पर निर्भर करेगी। होटल जुगनू में हुई इस घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया। साहिल और काव्या अब वापस नहीं आ सकते थे। लोगों के लिए यह सिर्फ एक दुखद घटना बनकर रह गई। पुलिस ने साक्ष्य और सीसीटीवी की मदद से पूरा मामला रिकॉर्ड किया और जांच पूरी की। दोनों की मौत ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जवानों में प्यार, ईगो और गुस्से की गलत समझ कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। आज की दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली की है। ये बात 2023 की है। रायबरेली में एक थाना है गुरबख्शगंज। 21 अगस्त की सुबह गांव के बाग में एक अधेड़ आदमी की लाश पड़ी मिली। ये देखकर वहां मौजूद लोगों ने शोर मचा दिया। थोड़ी ही देर में गांव वाले इकट्ठा हो गए और लाश की पहचान मेढ़ीलाल के रूप में की। इसकी खबर मिलते ही मेढ़ीलाल के बेटे सुशील कुमार ने गुरबख्शगंज थाने जाकर पुलिस को बताया कि उसके पिता की हत्या की गई है।
सूचना मिलते ही एसएचओ प्रवीण गौतम, सीओ लालगंज, पुलिस टीम और फॉरेंसिक दल मौके पर पहुंच गए। आसपास के इलाके की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने लाश देखकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घर वालों व गांव वालों से पूछताछ शुरू की। जब बात मेडीलाल के चाल चलन की आई तो गीता का नाम सामने आया। फिर पुलिस ने गीता से पूछताछ की। शुरू में गीता बात घुमाती रही, कभी कुछ तो कभी कुछ कहती रही, लेकिन उसकी हरकतें देखकर पुलिस को शक हो गया। तब पुलिस वालों ने उसे समझाया कि अगर वो सच बता देगी तो उसकी मदद की जाएगी। ये सुनकर गीता रो पड़ी और आखिरकार उसने मान लिया कि मेडीलाल की हत्या उसी ने की है। फिर उसने पुलिस को पूरी बात बता दी कि उस रात क्या हुआ था। गीता ने एसएचओ को जो कहानी सुनाई वह कुछ इस तरह थी। हरियाणा की रहने वाली गीता की शादी दया शंकर नाम के आदमी से हुई थी, लेकिन दया शंकर अच्छा इंसान नहीं था। वह हमेशा गीता को ताने देता, झगड़ा करता और उसे परेशान रखता था। गीता मजबूरी में उसके साथ रह रही थी क्योंकि उसके पास कोई और सहारा नहीं था। वह गांव में दूसरों के घर काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा करती थी। इसी दौरान उसके घर एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उसने रोशनी रखा। उसे लगा था कि बेटी के आने से शायद उसकी जिंदगी में भी रोशनी आ जाएगी, लेकिन किस्मत ने उसके साथ ऐसा नहीं किया। उसकी जिंदगी वैसे ही अंधेरों में डूबी रही। धीरे धीरे रोशनी बड़ी होने लगी, लेकिन गीता की जिंदगी में अंधेरा वैसे ही बना रहा। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब उसकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के थाना गुरबख्शगंज के गांव दाऊदपुर रामनगर के रहने वाले मेढ़ीलाल से हुई। मेढ़ीलाल रोजी रोटी की तलाश में हरियाणा आया हुआ था, जबकि उसका परिवार गांव में ही रहता था। जब गीता ने अपने दुख दर्द की कहानी उसे सुनाई तो मेढ़ीलाल को उस पर तरस आ गया। धीरे धीरे वह गीता के करीब आने लगा और उसकी हर तरह से मदद करने लगा। मेढ़ीलाल अपनी पत्नी और बच्चों से दूर हरियाणा में अकेला रहता था। गीता से मिलने के बाद जब वह काम से लौटता तो गीता उसे सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि चाय भी बनाकर देने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच अपनापन बढ़ने लगा। मेढ़ीलाल भी गीता का हर तरह से ख्याल रखने लगा। गीता जहां पति के प्यार से महरूम थी, वहीं मेढ़ीलाल भी अपनी पत्नी से दूर रहकर अकेलापन महसूस करता था। दोनों को साथ और सहारे की जरूरत थी, जो उन्हें एक दूसरे में मिल गया। कुछ ही समय में दोनों इतने करीब आ गए कि एक साथ रहने लगे, जैसे आजकल लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। मेढ़ीलाल गीता की बेटी का भी ध्यान रखता था। वह उसकी पढ़ाई का खर्च उठाता और जरूरत की हर चीज पूरी करता था। उस वक्त गीता की बेटी करीब 14 साल की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। गीता का साथ मिलने के बाद मेढ़ीलाल अपने घर परिवार को लगभग भूल ही गया था। वह हरियाणा में ही खुश था और शायद अब कभी गांव लौटना भी नहीं चाहता था। लेकिन तभी देश में कोरोना महामारी फैल गई। लॉकडाउन लगने से बहुत लोगों की तरह मेढ़ीलाल का काम भी बंद हो गया। रोजी रोटी का कोई सहारा न बचा तो मजबूर होकर उसने हरियाणा छोड़कर अपने गांव वापस जाने का फैसला किया। इसके बाद मेढ़ीलाल ने नतीजे की परवाह किए बिना गीता और उसकी बेटी रोशनी को साथ लेकर गांव आ गया। जब वह गीता को घर ले गया तो परिवार में हड़कंप मच गया। घर वालों ने साफ कह दिया कि गीता और रोशनी को घर में नहीं रखा जाएगा। मजबूरी में मेढ़ीलाल ने गांव के बाहर अपने छोटे से खेत में गीता के लिए एक झोपड़ी बना दी। वहीं गीता और रोशनी रहने लगी और खर्च पानी का सारा इंतजाम मेढ़ीलाल ही करता। वह कभी अपने घर में रहता तो कभी गीता के पास झोपड़ी में। इसी तरह समय गुजरता रहा। रोशनी का दाखिला गीता ने यहां भी एक स्कूल में करा दिया था। गीता अब तक 12वीं पास कर चुकी थी और उसकी उम्र 19 साल हो गई थी। लेकिन इसी दौरान मेढ़ीलाल की नजर गीता पर पड़ गई और उसकी नीयत बदल गई। फिर क्या था, मेढ़ीलाल ने रोशनी की ओर भी नजरें घुमा दी। बेटी की नहीं बल्कि पोती जैसी उम्र की रोशनी की तरफ भी उसका ध्यान चल पड़ा। मेढ़ीलाल को लगता था कि वही उसे खिलाता पिलाता है तो वह जो चाहेगा उसके साथ कर लेगा, लेकिन रोशनी ने उसे छूने नहीं दिया। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। उस दिन उसने उसके बदन को छूने की कोशिश की। मेढ़ीलाल की इस हरकत पर रोशनी को गुस्सा आ गया। उसने कह भी दिया, आज के बाद इस तरह की हरकत की तो ठीक नहीं होगा। मेढ़ीलाल को इसके बाद पीछे हट जाना चाहिए था, लेकिन मेढ़ीलाल को लगता था कि गीता जैसी है उसकी बेटी भी वैसे ही होगी। आज रोशनी नखरे कर रही है, लेकिन कभी ना कभी वह मान जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोशनी ने उसी दिन मेढ़ीलाल की शिकायत अपनी मां गीता से कर दी। इस बात पर गीता परेशान हो गई। उसकी बेटी की जिंदगी दांव पर थी
और वही उसका प्रेमी उसकी बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने पर उतारू था। गीता जानती थी कि मेढ़ीलाल को समझाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अब तक वह उसके स्वभाव को अच्छी तरह जान चुकी थी। इसलिए उसने बेटी से सलाह लेकर तय किया कि उसे खत्म करना ही होगा। इस फैसला के बाद गीता ने मेढ़ीलाल से मिलने का बहाना बनाया और उसे लालच दिया कि शाम को वह उसके घर आए। रात में पार्टी होगी। उसके बाद वह रोशनी को समझा समझाकर मेढ़ीलाल के पास भेज देगी। मेढ़ीलाल को तो यही चाहिए था। रात होते ही वह शराब की बोतल लेकर गीता के घर पहुंच गया। गीता और रोशनी ने उसे खूब शराब पिलाई। जब वह विरोध करने की स्थिति में नहीं रहा, तो दोनों ने उसे लाठियों और डंडों से पीटना शुरू कर दिया। ज्यादा चोटें उसके सीने पर लगीं, जिससे उसकी पसलियां टूट गईं, और गुप्तांग पर भी चोटें आईं। मारते मारते जब मेढ़ीलाल बेहोश हो गया, तो गीता और रोशनी ने चुन्नी से उसका गला घोंट दिया। उसके बाद दोनों ने उसकी लाश एक चादर में लपेटकर अपने घर से करीब 100 मीटर दूर झाड़ियों में फेंक दी और फिर घर आकर सो गईं। लेकिन अगले दिन मेढ़ीलाल की लाश मिलने और पुलिस की जांच शुरू होने के बाद स्थिति बदल गई। पुलिस को गीता और रोशनी की कहानी सुनकर दुख हुआ, लेकिन अपराध तो अपराध था। गीता और उसकी 19 साल की बेटी रोशनी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने चुन्नी और डंडे भी बरामद किए, जिनसे मेढ़ीलाल की पिटाई और गला घोंटने में इस्तेमाल किया गया था। सारे सबूत मिलने के बाद एसपी आलोक प्रियदर्शी ने पत्रकारों को बताया कि मेढ़ीलाल की हत्या का सच सामने आया और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अगले दिन मां बेटी को रायबरेली की अदालत में पेश किया गया और दोनों को जेल भेज दिया गया। गीता का कदम कानूनी और नैतिक दृष्टि से गलत था। उसने अपनी और बेटी की सुरक्षा के लिए जो किया, उसकी वजह समझी जा सकती है, लेकिन किसी की जान लेना अपराध है और इसके गंभीर परिणाम होते हैं। सही तरीका होता कि वह पुलिस या अन्य कानूनी उपायों का सहारा लेती। गीता और रोशनी की कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी मुश्किल हालात में हिंसा या गैर कानूनी रास्ता सही नहीं होता। भावना समझी जा सकती है, लेकिन सही तरीका हमेशा कानून और सुरक्षित उपाय अपनाना है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है, जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।